कि मैं आपको कार्यक्रम की शुरू में ही कहा था कि इनफैक्ट अनुज भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वीरू। अब एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी एक्चुअली, उसके लिए थोड़ा वो अटेंड करने चला गया था मैं। एक मार्केट पर एक देखिए ज़बरदस्त तेज़ी इस समय 42,500 क्रॉस कर लिया बैंक निफ्टी ने, और निफ्टी ने भी 18,064 क्रॉस किया है, तो एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस ज़बरदस्त। अब आउटलुक 2023 पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव जी। अजय जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे 2023 में पहली बार बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा लेट नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर आपको। थैंक यू वेरी मच। अभी तो शुरू हुआ है सर, अभी तो अनुज भाई शुरू हुआ है। नहीं शुरू तो... हुआ है। वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि कट ऑफ होता है कि 5 तारीख तक विश करना होता है, 5 के बाद आप थोड़े लेट हो जाते हैं तो अरे नहीं, आपकी विशेस ऑलवेज इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा साल गुजरेगा। टफ ईयर है, काफी टफ ईयर है, तो उसमें देखते हैं क्या निकलता है। तो आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस साल के लिए? कोई बड़ी स्ट्रैटेजी, कोई बड़ी थीम? कई लोगों का मानना है कि 2023 में शायद फिक्स इनकम आउट परफॉर्म करेगा इक्विटीज़ को, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अब इतने ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और शायद थोड़े और बढ़ने हैं, और वैल्यूएशंस इक्विटीज़ की शायद उतनी सपोर्टिव नहीं है। आपका क्या व्यू है? देखिए, तो हम पिछले 6 महीने से आपके प्रोग्राम में बोलते आ रहे हैं कि फिक्स्ड इनकम का टाइम आ गया है, कस्टमर्स को लॉक इन करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए आज का टाइम नहीं है कि पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स का रिटर्न आपके फिक्स्ड इनकम से कम ही आया है। इंडेक्स चाहे वो इंटरेस्ट रेट कम भी थे मार्केट में, तो आप रीट्स ले लीजिए, जैसे इंटीग्रेट जैसे चीजें ले लीजिए, आप उसमें रिटर्न आपकी 9-9.5% पे आई है आराम से, विदाउट अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए कोई भी इन्वेस्टर को बैलेंस करना पड़ेगा, और खासकर ये जो साल है 2023 में, ये साल अनुज भाई हमारे हिसाब से ये होगा कि आप क्या खरीद रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या कब खरीद रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 2022 में भी देखा हमने कि जिस माहौल में खरीदारी करते हैं आप, वो डिक्टेट करेगा कि आप पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। कंपनी वही है, परफॉर्मेंस कोई इतनी चेंज नहीं होती है इकोनॉमी से, बट द फैक्ट इज कि आप सही मौके पे अगर थोड़ा सा लोग कहते हैं टाइम नहीं कर सकते हैं, बट पॉइंट इज कि मार्केट में करेक्शन आते हैं, और जब करेक्शन आते हैं तो आप बेचते हैं या खरीदते हैं। तो इस साल में क्या खरीद रहे हैं इंपॉर्टेंट है, पर कब खरीद रहे हैं और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैं एक्चुअली अगला सवाल उसी पे पूछने वाला था आपसे। बजाज फाइनेंस को लेकर बहुत डाउट है लोगों को कि क्या आप खरीदने का टाइम आ गया है। आप खरीदेंगे क्या? आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर? देखिए, हम नहीं खरीदेंगे, हमारे पास में कोई होल्डिंग नहीं है, और खासकर इन्वायरमेंट जो हमारा है वो बजाज फाइनेंस से जैसी अच्छी कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। बट आप अगर मैक्रो देखेंगे थोड़ा सा अनुज जी, तो आप ये देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी सेकंड हाफ में ग्रो करी है 4.5% पे, अगले साल पे बेस्ट एस्टिमेट है 6-6.5% का ना। उस माहौल में जो हमारा, आपने ये भी देखा कि कंजम्पशन हमारा कम हो चुका है इस साल में, अंदर में 6 महीने में। उस माहौल में कंज्यूमर क्रेडिट का बढ़ना, जबकि खासकर इतने सारे फिनटेक आ गए हैं, बैंकों ने फोकस कर दिया है, तो कंपनी वही है, लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और इतना यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं है। जो रिवेंज ट्रेड था वो हो चुका है, अब जो है नॉर्मल ट्रेड होगा कंज्यूमर फाइनेंस के अंदर में, और उसमें इतने कंपटीटर आ चुके हैं इसके अंदर में कि उनको भी बड़ा मुश्किल होगा मार्केट शेयर बढ़ाना। उसको देखते हुए ये लगता है कि शायद उसमें रिटर्न काफी कम आएगी, बिकॉज या तो वो बैंक बनेगी जिसमें काफी अच्छी रिटर्न इन्वेस्टर को आ सकती है। तो आपकी उम्मीद है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, होप करिए कि बजाज फाइनेंस को बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा, आपका बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। बट एनबीएफसी होते हुए 6% ग्रोथ रेट की इकोनॉमी में, इतना फिनटेक कंपटीशन होते हुए, बहुत मुश्किल है उसको 15 से 20% रिटर्न देना आपकी शेयर प्राइस पे। ठीक है, तो ये तो एक स्टॉक हो गया बजाज फाइनेंस जो 25% गिर चुका है। एक और स्टॉक 25% गिर चुका है अजय, तो इसमें इन्फोसिस की मैं बात कर रहा था अजय जी। तो इन्फोसिस अब अपने 52 वीक हाई से 25% गिर चुका है। यहाँ पर फिर लीप ऑफ फेथ लेंगे आप, या फिर चैलेंजिंग ईयर रहेगा ये सोचकर नहीं लेंगे? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं बोलूंगा मैं, पर ये जरूर बोलूंगा कि ऐसे करेक्शन आते हैं मार्केट में, और अगर आपको इंडियन इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो आईटी के बिना आप नहीं बना सकते हैं पोर्टफोलियो। ये शॉर्ट टर्म विंडो मिलेगी, क्या पता और भी गिर जाए, उसमें कोई ये नहीं है, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बट ये जरूर है कि ऐसे दाम पे अगर आप एंट्री करेंगे और थोड़ा सा माल रखेंगे अपने पास में एम्युनिशन और लेने के लिए, तो आपका रिटर्न ठीक आएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर में डिविडेंड, बायबैक और ग्रोथ, ये तीनों हमारी यूएस मार्केट डिटरमिनेंट है, डॉलर डिटरमिनेंट है। हमारा अपना चाहे ग्रोथ 1% होगी, आप देखेंगे इस साल में उनकी ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर
डॉलर ग्रोथ शायद 1% होगी, पर रुपी ग्रोथ 3 से 4% होगी। तो हमारा जो सीएडी लेके चलेंगे उस हिसाब से अगर रुपी थोड़ा सा और भी नीचे आता है तो उसका बेनिफिट इनको अगले साल मिलेगा। जो उन्होंने फॉरवर्ड कवर इस साल ले रहे हैं उसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा इन लोगों को। तो अगले साल का जो रियलाइजेशन है इन्फोसिस का या किसी भी आईटी कंपनी का, वो होगा 84 के आसपास या 85 के आसपास। पिछले साल हुआ है 78 के आसपास। तो 8 से 10% तो सीधा उनका टॉप लाइन ग्रोथ होगा बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड कवर, अगर ठीक से लिए होंगे। तो उसको देखते हुए आप फॉरवर्ड कवर का प्राइस देखते हुए, रियलाइजेशन देखते हुए, मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर का जो करेक्शन है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका पोर्टफोलियो में नहीं है तो उसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका हाई प्राइस पे है तो एवरेज कर सकते हैं, लो पे है तो फिर आपको चिंता की जरूरत ही नहीं है। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर, और हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र जी। 2022 में हमारी जो आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई थी उसमें मेटल्स का व्यू मुझे अच्छी तरीके से याद है, एंड स्टिल मैं आपको लास्ट टू लास्ट वीक याद कर रहा था, तो मुझे अपर्णा ने बताया कि आप छुट्टी पे गए हैं न्यू ईयर की, तो उस टाइम बात नहीं हो पाई। दो व्यू बड़े आपके, अगर आप देखें, आपने डिसाइसिवली लिए थे कि मैं बैंक्स को नहीं छूंगा, ऑल दो बैंक निफ्टी ने उसके बाद परफॉर्म किया। अब आपका बैंक निफ्टी पे व्यू सर, आप अभी भी अवॉइड कर रहे हैं बैंक्स को, और क्या थोड़ा सा मायूसी है आपको उस लेग में बैंक्स को अवॉइड करने की, और मेटल्स पे अब आपका फिर एक बार व्यू? नहीं देखिए फिर मायूसी तो कभी होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आपने जो डिसीजन लिए थे उसमें भी लिए थे, और ऐसा कोई खराब डिसीजन भी नहीं है। आज भी आप डिसीजन देखेंगे कि अगर इंडिया को ग्रो करना है, अगर बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना है, तो रियल इकोनॉमी उससे ज्यादा स्टॉक, उसके ज्यादा रिटर्न देके जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी वर्ल्ड के अंदर में, किसी भी इकोनॉमी के अंदर में बैंक स्टॉक सबसे, इंडिया में था, एक था टाइम था 5 साल का जो आरबीआई ने इनको प्रोटेक्शन दे रखी थी, तब बैंक बढ़ रहे थे। बट आप पिछले 1 साल के माहौल में देखेंगे तो मेटल स्टॉक ने हमको उससे अच्छा रिटर्न दिया, कई इंडस्ट्रियल स्टॉक ने हमको उससे अच्छा रिटर्न दिया। हमारा अभी भी राय यही है कि बैंकिंग स्टॉक पोर्टफोलियो का एक पार्ट है, बट प्रीडोमिनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बैंकिंग को बढ़ना है तो सारी इंडस्ट्री को बढ़ना ही पड़ेगा, वरना बैंकिंग की रिक्वायरमेंट आएगी नहीं। और खासकर इस माहौल में जब इकोनॉमी 6-7% ग्रो कर रही है, तो जो कंपनी सेल्स ग्रोथ दिखाएंगी उन्हीं में हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो कोई मायूसी नहीं, because हमारा रिटर्न जो मेटल में आया है उससे अच्छा है। और अभी भी हम भी कहते हैं कि अगर इंडिया को ग्रो करना है, वर्ल्ड को ग्रो करना है, चाइना भी वापस आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मेटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उससे अच्छे स्टॉक शायद, कंसिस्टेंट स्टॉक, उसमें आपको चिंता नहीं करनी है कि इस साल रखा, अगले साल फेंका, परसों साल रखा। एवरी करेक्शन पे आप लीजिए, डिविडेंड खाइए उसमें आराम से। आपने देखा कि पिछले 4 साल में सारे स्टॉक फ्री हो गए लगभग डिविडेंड दे देके। तो अभी भी हमारा राय यही है, इंडस्ट्रियल स्टॉक, मेटल स्टॉक विल गिव बेटर रिटर्न देन द बैंकिंग इंडेक्स। एंड वी, हमारा व्यू अभी भी यही कंसिस्टेंट है कि बैंकिंग आपके एक कंपोनेंट है, बट प्रीडोमिनेंट कभी भी नहीं रहेगा। और अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है, भाई देखिए लिमिटेड पैसा है तो आपको लगाना पड़ेगा वहां पे जहां पे रिटर्न आएगी। और अभी हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेटल विल गिव बेटर रिटर्न देन द बैंकिंग इंडेक्स साल के एंड तक। ये हमारी उम्मीद है। हो सकता है गलत हो, मार्केट बहुत चीजें करती है, हर आदमी को एक बार अपने जगह पे ले आती है, बट उम्मीद पे हम यही है कि हमारा चॉइस शायद ठीक रहेगा। ओके, तो अगर आप देखें मेटल्स पे अभी भी अजय जी का बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, और याद रखिएगा अभी भी मेटल इंडेक्स अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। अच्छा अजय जी, जो लास्ट बजट स्पीच थी फाइनेंस मिनिस्टर की, उससे लेकर अब तक सबसे स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंट अगर आप देखें मूव जो किसी स्पेस ने दिया और अभी भी होल्ड कर रहे हैं, दैट्स कैपिटल गुड्स। लुक एट एल&टी, ईबीबी, सिमेंस, कमिंस, सबसे डिसाइसिव और हायर लेवल्स पे होल्ड भी कर रहे हैं ये। अब एक बार फिर से हम, आप सब, पूरा बाजार बजट स्पीच का इंतजार कर रहा है। क्या ये थीम 2023 में, मतलब कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, मैं एक उदाहरण के तौर पे एक आईआरबी का आपको उदाहरण रख रहा हूँ, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, क्या ये थीम चलेगी अभी भी यहीं से? देखिए चलनी तो चाहिए थीम, बिकॉज बजट के पास कोई चारा नहीं है। आज की तारीख में बजट के पास कोई चारा नहीं है, बिकॉज बजट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब आप देखिए स्टील की पॉलिसी चेंज करी, इंडिया इस नेट इंपोर्टर हो गया स्टील का। अब उसके देखते हुए अगर इन्फ्लेशन पे टाइट कंट्रोल रखना है गवर्नमेंट ने, तो हर इंडस्ट्री को, एंड यूजर इंडस्ट्री को कंट्रोल रखेगा। जैसे शुगर को कंट्रोल में रखा उन्होंने, दाम बढ़ने नहीं दिया, ऑयल को कंट्रोल में रखा हुआ है ना। ये सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर प्राइस कंट्रोल होता है कमोडिटीज के ऊपर में, या जैसे ऑयल पे किया है प्राइस कंट्रोल, उससे थोड़ा सा, और पीएलआई जो आपने बेनिफिट दे रहे हैं उसका थोड़ा बहुत अब इम्पैक्ट आना शुरू होगा। और दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बढ़िया बात, नई कंपनियां नहीं आ पाती हैं, बिकॉज इसमें ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होता है। आप जब भी कोई भी टेंडर करता है तो कहता है आपने पहले क्या किया है। तो एल&टी जैसे देख लीजिए, या सीजी इंडस्ट्रियल देख लीजिए,
उनसे compete करना बड़ा मुश्किल हो चुका है आज के बाजार के अंदर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रोटेक्टेड सेक्टर है, जैसा हमने कहा बैंकिंग में इतने सारे नए प्लेयर आ गए, इतने सारे फिनटेक आ गए, नए बैंक खुल गए, डीबीएस आ गया इंडिया के अंदर में। उसका कंपटीशन देखिए कितना बड़ा है बैंकिंग में। टू व्हीलर में देखिए नए टू व्हीलर आ गए हैं, कंपनियां जो ईवी टू व्हीलर बना रही हैं, एथर वगैरह। तो लुक एट द कंपटीशन कितना हो रहा है। एक ये सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नया प्लेयर नहीं, परफेक्ट प्लेस। इन गवर्नमेंट भी करेगी इन्वेस्ट, प्राइवेट सेक्टर पीएलआई अगर करेगा तो इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा उसको, कम करेगा ज्यादा करेगा ये है। बट ये जरूर है इस सेक्टर में कंपटीशन नहीं मिलेगा आपको। उस हिसाब से सेक्टर डटा रहेगा, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। और फिर वही मैंने कहा, अगर इंडिया को ग्रो करना है तो ये सेक्टर तो पहले ही ग्रो करेगा, बिकॉज और कोई चारा नहीं बचा हमारे पास में। कंज्यूमर ग्रोथ बहुत मुश्किल है इस समय, कंज्यूमर ग्रोथ बहुत मुश्किल है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का एक ही रास्ता है, तो स्टॉक करेंगे, रिटर्न देंगे। बट वही मैंने कहा, कब खरीदना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या खरीदना इतना जरूरी नहीं है। 5 कंपनियां 6 कंपनियां हैं, कोई भी चूज कर लीजिए। अच्छा अजय जी, एक व्यू आपसे चाहिए था। ये जो न्यू एज कंपनीज हैं, जैसे आज पेटीएम ऊपर है, आई नो आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा कुछ लोगों का व्यू बन रहा है कि शायद अब डिसेंट लेवल पर आ गया है। नायका शायद एक डिसेंट लेवल पर आ गया है गिरकर। कार ट्रेड है, इसकी बात हो रही थी कि जो 2022 में एक रियलिटी चेक हो गया इन कंपनियों के लिए, और जितना भी फ्रॉड था 2021 वाला वो पूरा का पूरा अब निकल चुका है। और अब ये इतने ओवरसोल्ड हैं कि एक कंसेंसस यहाँ पर बहुत नेगेटिव है। और यहाँ पर एक आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल पोर्टफोलियो ना भी बनाए तो भी टैक्टिकल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप अग्री करेंगे उस बात से? अरे बिल्कुल एग्री करेंगे, बिकॉज जैसा हमने कहा हम रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। पेटीएम जैसी कंपनी दुनिया में शायद किसी ने नहीं बनाई होगी कि एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इसने छोटे से टाइम के अंदर में पूरी कंट्री में, आप छोटे छोटे शहर में जाइए, गांव में जाइए, हाईवे पे जाइए, आप चाय पीजिए, बोलेगा पेटीएम कर दीजिए, वहां पे लगा होगा उस पर। ऐसा शायद अनुज जी कभी शायद दुनिया में नहीं हुआ होगा ना। उसने लॉसेस बनाए, उसने वैल्यूएशन हाई करा, सब कुछ करेक्ट है उसके अंदर में, कोई उसमें दो राय नहीं है। बट जो चीज बन के आई है इंडिया के लिए वो एक बेहतरीन चीज है, उसको फिर अगेन डुप्लीकेट करना बड़ा मुश्किल होगा ना। किस प्राइस पे आप एंट्री करके पैसे बनाएंगे ये अलग बात है। मैंने कहा आप एवरेज करिए उसको, आप आराम से खरीदिए। बट ऐसी चीजों को जो जो डुप्लीकेट नहीं हो सकती हैं उनको खरीदने में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ये है, एक कंपनी है जो आपकी लॉजिस्टिक स्पेस में है। कंज्यूमर कंपनीज में हमारा अभी भी कोई वो नहीं है कि जो कंज्यूमर डीटीसी कंपनियां जो है उसमें अभी भी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज इंडिया की अगर डिमांड ही 6% ग्रोथ है तो उनकी मार्केट कहां से ग्रो करेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम होती जा रही है। आपने देखा होगा अमेजोन का रिजल्ट देखिए, अमेजोन का प्रेस रिलीज देखिए कि ऑनलाइन शॉपिंग आफ्टर द ओपनिंग ऑफ कोविड के बाद में काफी कम हो गई है। तो D2C कंपनियां जो होंगी, शायद जैसे आपने नायका नाम दिया, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये वैल्यूएशन उनकी आज भी करेक्ट है, बिकॉज 50,000 करोड़ के लिए मैं किसी कंपनी का 40 करोड़ का प्रॉफिट में 50,000 करोड़ नहीं दूंगा वैल्यूएशन में। बट वो कंपनियां जो डुप्लीकेट, और कोई भी आ सकता है तो ऑनलाइन स्पेस में, अपने रिलायंस भी आ गया है और टाटा भी अपने ऑनलाइन स्पेस में आ गए हैं, तो आईटीसी भी चल रहा है, तो उसके और कई सारी कंपनियां हैं। तो कंपटीशन देखते हुए आप देखेंगे तो पेमेंट स्पेस में शायद कोई कंपटीशन नहीं है पेटीएम के साथ में, डिलीवरी लॉजिस्टिक्स में कम है, बट D2C में अभी भी बहुत फ्रॉथ है, वहां शायद अभी हम नहीं करेंगे। बट अब बाकी इंडस्ट्री में टैक्टिकल पोर्टफोलियो आप कहिए चाहे मेन पोर्टफोलियो कर लीजिए, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इंश्योरेंस, एक ही ऑनलाइन कंपनी रहेगी इंश्योरेंस की, आई थिंक दम है उसमें, दम है। आप वो ठीक है कि आप थोड़ा पैसा रखिए कभी एवरेज करने के लिए, बट टाइम है कि इसमें आप डालिए पैसा, बिकॉज ये कंपनियां फ्यूचर है इंडिया की। चलिए, टाइम है अब पैसा डालने का और अब टाइम आ गया है शो खत्म करने का। अजय जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर 2023। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। चलिए, तो अब नीरज जी को सौंप देते कमान। और नीरज जी, आपको दे रहे हैं मार्केट एब्सोल्युटली एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मॉर्निंग। निफ्टी अब 18,100 के भी करीब जा रहा है और बैंक निफ्टी 370 पॉइंट ऊपर। ओवर टू यू। वेरी क्विकली, निफ्टी के लिए 1887 चल रहा है, कोई रेजिस्टेंस है? अब ये 18,150 से 200 के बीच में वो रेजिस्टेंस आएगी और बड़ी रेजिस्टेंस वही 18,250 की, लेकिन पहली रेजिस्टेंस क्रॉस कर दी है। पहली रेजिस्टेंस 18,050 की जो हमने डिस्कस की थी। यहाँ से हम 60-70 पॉइंट का रास्ता एकदम खुला हुआ है। 60-70 पॉइंट का रास्ता और खुल गया है अभी। चलिए बढ़िया, तो 60-70 पॉइंट यहाँ से और अपसाइड है, बिल्कुल खुली हुई है निफ्टी के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी 450 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन बहुत ही बेहतर है, 4:1। तो कुल मिला के आज एक बढ़िया रैली बनती हुई दिख रही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।